हेलो दोस्तों, जीएस वाला यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। साइंस सीरीज में हम लोगों ने 4 वीडियो पहले देखा और एक सुपर संडे के रूप में एक प्रीवियस ईयर का साइंस का क्वेश्चन पेपर देखा। तो आज साइंस सीरीज में ये 5वां वीडियो होगा हम लोग का, जिसमें कवर करेंगे दोलन तरंग एवं ध्वनि तरंग। चलिए आज का पहला प्रश्न देख लेते हैं। आज का पहला प्रश्न है, डेसिबल का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके मापन के लिए होता है? डेसिबल का प्रयोग किसके मापन के लिए होता है? इसका सही आंसर है ध्वनि की तीव्रता। किसके लिए होता है? ध्वनि की तीव्रता के लिए। ऑप्शन सी सही है। ध्वनि की तीव्रता डेसिबल से मापी जाती है। ध्वनि की तीव्रता किससे मापी जाती है? डेसिबल से। ध्वनि की तीव्रता का एसआई मात्रक क्या है? माइक्रोवाट प्रति मीटर स्क्वायर। माइक्रोवाट प्रति मीटर स्क्वायर। वहीं ध्वनि की तीव्रता का प्रयोगात्मक मात्रक जो है क्या है? बेल है। प्रयोगात्मक मात्रक बेल है और एसआई मात्रक माइक्रोवाट प्रति मीटर स्क्वायर है। बेल के जो है 10वें भाग को डेसिबल कहते हैं। बेल के 10वें भाग को डेसिबल कहते हैं। 85 डेसिबल से अधिक की ध्वनि मानव के लिए हानिकारक माना जाता है। 85 डेसिबल से अधिक की ध्वनि क्या है? मानव के लिए हानिकारक माना जाता है। ये जो है WHO ने कहा है 85 डेसिबल से अधिक जो है मानव के लिए हानिकारक है। वहीं WHO ने कहा है कि 65 डेसिबल से जो ऊपर की शोर की ध्वनि है वो क्या है? प्रदूषण की श्रेणी में आ जाता है। 65 डेसिबल से ऊपर के शोर की ध्वनि को जो है WHO ने प्रदूषण के रूप में परिभाषित किया है। वहीं है कि 100 डेसिबल से अधिक की स्थिति में मानव की मस्तिष्क क्रिया जो है असंतुलित होने लगती है। कहीं पे जो है 100 डेसिबल से अधिक की ध्वनि होगी तो वहाँ मानव का जो है मस्तिष्क क्या हो जाएगा? सही से काम नहीं करेगा, वहाँ असंतुलित होने लगेगा। कान पर ध्वनि का प्रभाव जो है 1/10 सेकेंड रहता है। इसका बराबर प्रश्न देखने को मिला है कि कान पर जो है ध्वनि का प्रभाव कितना समय रहता है? 1/10 सेकेंड। इसे जो है श्रुति निर्बंध कहते हैं। कान पर 1/10 सेकेंड प्रभाव रहता है, इसे श्रुति निर्बंध कहते हैं। चमगादड़ प्रतिध्वनि का उपयोग कर यानी प्रस्रव्य तरंगों के कारण उड़ पाता है। चमगादड़ जो है उड़ता है तो अपने मुख से जो है वो प्रतिध्वनि उत्पन्न करता है। प्रतिध्वनि उत्पन्न करता है जो है ये प्रस्रव्य तरंगे दीवार से या कोई वस्तु होता है उससे टकरा करके वापस उसको सुनाई देता है और उसी के कारण वो दिशा बदलता है। तो चमगादड़ जो है प्रतिध्वनि तरंगे उत्पन्न करके जो है उड़ सकता है। आज का दूसरा प्रश्न है, ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती है? ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती हैं? अनुदैर्घ्य तरंग। कैसी तरंग होती है? ऑप्शन बी है आपका अनुदैर्घ्य यांत्रिक तरंग। चलिए, ध्वनि एक अनुदैर्घ्य तरंग है तथा ध्वनि के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि के संचरण के लिए किसकी आवश्यकता होती है? माध्यम की। जिस यांत्रिक तरंगों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होती है उसे हम सुन सकते हैं, इसलिए इसे श्रव्य ध्वनि कहते हैं। वही है 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति के यांत्रिक तरंग को अवश्रव्य ध्वनि तरंग कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? अवश्रव्य ध्वनि तरंग। 20 हर्ट्ज से नीचे के ध्वनि को अवश्रव्य कहते हैं। मनुष्य इसे सुन नहीं सकता है। 20 हर्ट्ज से नीचे को है जो हम लोग नहीं सुन सकते हैं, इसलिए इसे अवश्रव्य ध्वनि तरंग कहते हैं। ये बहुत धीमा होता है इसलिए इसको हम लोग नहीं सुन पाते हैं। वहीं अगला है 20,000 हर्ट्ज से ऊपर के यांत्रिक तरंग को प्रश्रव्य या अल्ट्रासोनिक ध्वनि तरंग कहा जाता है। 20,000 हर्ट्ज से ऊपर को क्या कहते हैं? प्रश्रव्य या अल्ट्रासोनिक ध्वनि तरंग कहा जाता है। कुत्ता एवं चमगादड़ इस तरंग को सुन सकता है जबकि मनुष्य नहीं सुन सकता है। 20,000 हर्ट्ज से ऊपर के जो है ध्वनि तरंग को हम लोग नहीं सुन पाते हैं, बहुत ज़्यादा तेज होता है इसलिए उसको नहीं सुन पाते हैं, इसलिए उसे प्रश्रव्य या अल्ट्रासोनिक ध्वनि तरंग कहते हैं। किंतु इसको जो है कुत्ता और चमगादड़ दोनों इस ध्वनि तरंग को सुन सकता है। इवन चमगादड़ जो है इस तरंग को उत्पन्न करता है और इसीलिए वो उड़ पाता है। ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो ध्वनि की चाल एवं तरंगदैर्घ्य बदल जाती है जबकि आवृत्ति नहीं बदलती है। ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो ध्वनि का क्या बदल जाता है? चाल एवं तरंगदैर्घ्य दोनों बदल जाती है जबकि आवृत्ति कभी नहीं बदलती है।
चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। आज का 3 नंबर प्रश्न है, सोनार में कौन सी तरंगे प्रयुक्त होती है? इसका सही आंसर है आपका प्रध्वनि तरंगे। ऑप्शन ए सही है। सोनार में जो है प्रध्वनि तरंगे उत्पन्न होती है। सोनार में प्रध्वनि तरंगे प्रयुक्त होती है। सोनार का प्रयोग समुद्र की गहराई मापने के लिए किया जाता है। सोनार का प्रयोग क्या करने के लिए? समुद्र की गहराई मापने के लिए। सोनार के द्वारा पानी में डूबे हुए वस्तु का पता लगाने के लिए भी किया जाता है। सोनार का पूर्ण रूप क्या है? साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग। क्या है? साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग, RANGING, साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग। सोनार का उपयोग अल्ट्रासोनोग्राफी में भी किया जाता है। सोनार का प्रयोग कहाँ किया जाता है? अल्ट्रासोनोग्राफी। सोनार का प्रयोग कहाँ कहाँ? देखिए फिर से इसको, समुद्र की गहराई मापने में, पानी में डूबे हुए वस्तु की पता लगाने में और अल्ट्रासोनोग्राफी में सोनार का प्रयोग किया जाता है। गोताखोर सोनार का प्रयोग किस लिए करते हैं? संकेत प्राप्त करने के लिए। गोताखोर के द्वारा भी सोनार का प्रयोग किया जाता है संकेत प्राप्त करने के लिए। धातुओं में दोष का पता लगाने, शरीर में ट्यूमर का पता लगाने, गठिया रोगों के इलाज में, दूध के अंदर हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करने में, वायुयानों एवं घड़ी के पुर्जों की सफाई आदि में प्राश्रव्य तरंगों का प्रयोग किया जाता है। कौन से तरंगों का? प्राश्रव्य। फिर से इसको देखिए, धातुओं में दोष का पता लगाने में, शरीर में ट्यूमर का पता लगाने में, गठिया रोगों को इलाज में, दूध के अंदर हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करने में, वायुयानों एवं घड़ी के पुर्जों की सफाई आदि में प्राश्रव्य तरंगों का प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का 4था नंबर प्रश्न है, प्रति सेकेंड इकाई क्षेत्र से गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा की मात्रा को कहा जाता है? प्रति सेकेंड इकाई क्षेत्र से गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा की मात्रा को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर है तीव्रता। ऑप्शन सी, तीव्रता। प्रति सेकेंड इकाई क्षेत्र से गुजरने वाली ऊर्जा की मात्रा को तीव्रता कहा जाता है। प्रति सेकेंड क्षेत्र से गुजरने वाली ऊर्जा की मात्रा को तीव्रता कहा जाता है। ध्वनि की तीव्रता का सामान्य मात्रक बेल एवं डेसिबल है। बेल का जो है 10वें भाग को डेसिबल कहा जाता है। पीछे हम लोगों ने देखा, एक बेल बराबर 10 डेसिबल होता है। एक बेल बराबर 10 डेसिबल होता है। ध्वनि ऊर्जा का मोटा या पतला होना ध्वनि के तारत्व पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? हम कहते हैं ना, किसी की आवाज़ मोटी है या पतली है, तो ये किस पर निर्भर करता है? ध्वनि के तारत्व पर निर्भर करता है। उच्च तारत्व वाली ध्वनि की आवृत्ति अधिक होती है तथा वह सुरीली होती है। जब किसी की जो है ध्वनि अधिक तारत्व होगी जिसमें, तो उसकी आवाज़ कैसी होगी? सुरीली होगी। जबकि निम्न तारत्व वाली ध्वनि की आवृत्ति कम होती है और वह मोटी सुनाई देती है। स्त्रियों का ध्वनि का तारत्व पुरुषों की अपेक्षा क्या होती है? उच्च होती है। इसी कारण स्त्रियों की आवाज़ सुरीली होती है। स्त्रियों की आवाज़ का तारत्व क्या होता है? अधिक होती है। पुरुषों के आवाज़ का जो है तारत्व कम होता है। इसलिए जब हम किसी कमरे में बोलते हैं तो विवर्तन के कारण खिड़की या दरवाजे के माध्यम से दूसरे कमरे में हमारी आवाज़ पहुंचती है। जब हम किसी कमरे में बोलते हैं तो हमारी आवाज़ दूसरे कमरे में किसके कारण पहुंचती है? विवर्तन के कारण जो है खिड़की या दरवाजे से जो है मुड़ करके दूसरे कमरे में पहुंचती है। डॉपलर का प्रभाव जो है ध्वनि से संबंधित है। डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है? ध्वनि से। वायुयान की गति को मैक संख्या में प्रदर्शित किया जाता है। वायुयान की गति को किस में प्रदर्शित किया जाता है? मैक संख्या में। चलिए आगे देखते हैं। आज का 5वां प्रश्न है, जब ध्वनि ठोस सतह से टकराती है तो क्या होगा? जब ध्वनि ठोस सतह से टकराती है तो क्या हो जाएगा? ध्वनि अवशोषित और परावर्तित हो जाती है। ऑप्शन ए सही आंसर है। जब ध्वनि ठोस सतह से टकराती है तो क्या होगा? ध्वनि अवशोषित और परावर्तित हो जाती है। जब ध्वनि किसी ठोस सतह से टकराती है तो ध्वनि का कुछ अंश अवशोषित और कुछ परावर्तित हो जाती है। भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें ध्वनि के बारे में अध्ययन किया जाता है वह एकॉस्टिक्स कहा जाता है। भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें ध्वनि के बारे में अध्ययन किया जाता है क्या कहलाता है? एकॉस्टिक्स।
अगला है माध्यम में परिवर्तन होने पर ध्वनि की आवृत्ति नहीं बदलती है। क्या नहीं बदलती है? किसी भी माध्यम में परिवर्तन कर दीजिए, ध्वनि की जो है आवृत्ति नहीं बदलती है, जिसको पिच भी बोलते हैं, पिच नहीं बदलती है। ध्वनि के गति पर ताप एवं आर्द्रता का प्रभाव पड़ता है, जबकि दाब का प्रभाव नहीं पड़ता है। ध्वनि की गति पर ताप एवं टेम्परेचर का जो है उस पर प्रभाव पड़ता है। जिस हिसाब से टेम्परेचर रहेगा ध्वनि की गति उस हिसाब से बढ़ेगी या घटेगी, जबकि ध्वनि पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। दाब पड़ने से ध्वनि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आगे देखते हैं, आज का 6ठा नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं? इसका सही आंसर है आपका डी, एक्स किरणें। निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं? एक्स किरणें। एक्स किरणें विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। एक्स किरणें क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगे कौन कौन है देख लीजिए, गामा, एक्स किरणें, परावैंगनी किरणें, दृश्य किरणें, अवरक्त किरणें, माइक्रो किरणें एवं रेडियो तरंगे। क्या क्या है ये लोग जो है विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। गामा, एक्स, परावैंगनी, दृश्य, अवरक्त, माइक्रो एवं रेडियो तरंगे जो है विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। सर्वाधिक तरंगदैर्घ्य रेडियो तरंग की होती है। सर्वाधिक तरंगे किसकी होती है? रेडियो तरंग की। सर्वाधिक आवृत्ति गामा तरंग की होती है। सबसे कम तरंगदैर्घ्य गामा तरंग की होती है। एक्स किरणों की खोज किसने की थी? रोएंटजन ने। अल्फा एवं बीटा किरण की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने। एक्स किरणों की खोज रोएंटजन ने, अल्फा एवं बीटा किरणों की खोज रदरफोर्ड ने, रेडियो तरंग की खोज हेनरिक हर्ट्ज ने किया था। फिर से इसको देखिए एक बार, एक्स किरणें विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगे और कौन कौन सी है? गामा किरणें, एक्स किरणें, परावैंगनी किरणें, दृश्य, अवरक्त, माइक्रो एवं रेडियो तरंगे, ये सभी जो है विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। सर्वाधिक तरंगदैर्घ्य रेडियो तरंग की होती है। सर्वाधिक आवृत्ति गामा तरंग की होती है। सबसे कम तरंगदैर्घ्य गामा तरंग की होती है। एक्स किरणों की खोज रोएंटजन ने किया था। अल्फा एवं बीटा किरण की खोज रदरफोर्ड ने। रेडियो एवं तरंग की खोज हेनरिक हर्ट्ज ने किया था। आगे बढ़ते हैं, आज का 7वां प्रश्न है, किन भूकंपीय तरंगों में अनुप्रस्थ विस्थापन शामिल होता है? किन भूकंपीय तरंगों में अनुप्रस्थ विस्थापन शामिल होता है? इसका सही आंसर है एस तरंगे। ऑप्शन ए सही है, एस तरंगे। एस तरंगे भूकंपीय तरंगों में अनुप्रस्थ विस्थापन शामिल होता है। एक्स तरंगे भूकंपीय तरंगों में जो है क्या शामिल होता है? अनुप्रस्थ विस्थापन शामिल होता है। जिस स्थान से भूकंपीय तरंगे उत्पन्न होती है उसे भूकंप मूल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भूकंप मूल। जहाँ से भूकंप शुरू होती है उसे भूकंप मूल कहते हैं, और जिस स्थान पर सबसे पहले भूकंप तरंगों को अनुभव किया जाता है उसे भूकंप केंद्र कहते हैं। अगला है, रिएक्टर स्केल से भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। रिएक्टर स्केल से क्या मापा जाता है? भूकंप की तीव्रता। भूकंप का माप जो है सिस्मोग्राफ से किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, आज का 8वां प्रश्न है, ध्वनि के प्रसार के दौरान माध्यम में कणों के उच्च घनत्व का क्षेत्र कहलाता है। ध्वनि के प्रसार के दौरान माध्यम में कणों के उच्च घनत्व का क्षेत्रफल कहलाता है। इसका सही आंसर है संपीड़न। ऑप्शन डी, संपीड़न। ध्वनि के प्रसार के दौरान माध्यम में कणों के उच्च घनत्व का क्षेत्र क्या कहलाता है? संपीड़न कहलाता है। ध्वनि उच्च घनत्व में संपीड़न एवं निम्न घनत्व में विरलन का रूप में गमन करता है। क्या होता है? जब उच्च टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर हो तो ध्वनि संपीड़न में, एवं निम्न टेम्परेचर में क्या होता है? विरलन के रूप में गति करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आज का 9वां प्रश्न है, जब दो लोग आपस में बात करते हैं तब कितने डेसिबल ध्वनि उत्पन्न होती है? जब दो लोग आपस में सामान्यतः बातचीत करते हो तो कितने डेसिबल ध्वनि उत्पन्न होती है? सही आंसर है आपका सी, लगभग 30 डेसिबल। कितना डेसिबल? लगभग 30 डेसिबल। व्यवहार में ध्वनि तीव्रता को डेसिबल से मापते हैं। व्यवहार में ध्वनि तीव्रता को किससे मापते हैं? डेसिबल से।
साधारण बातचीत जो है, साधारण बातचीत कितने डेसिबल के बीच होती है? 30 से 60, 30 डेसिबल से 60 डेसिबल के बीच साधारण बातचीत। गुस्से में बातचीत जब होती है तब कितना ध्वनि उत्पन्न होती है? लगभग 70 से 80 डेसिबल। इसको कंसेप्ट क्लियर करते जाइए। साधारण बातचीत जो है 30 से 60 डेसिबल, गुस्से में कोई बातचीत होगी तो 70 से 80 डेसिबल। वहीं मोटरसाइकिल जब चलती है तो 90 से 95 डेसिबल की ध्वनि उत्पन्न करती है। मोटरसाइकिल चलती है तो 90 से 95 डेसिबल। कारखाना चलता है, कारखाने में जो है 100 से 110 डेसिबल की ध्वनि उत्पन्न होती है। कारखानों में 100 से 110। ऑर्केस्ट्रा जो डीजे बजता है उसमें 110 से 120। ऑर्केस्ट्रा में कितना होता है? 110 से 120 डेसिबल ध्वनि उत्पन्न होती है। सायरन जो बजता है, सायरन में 110 से 120। सायरन जो बजता है उसमें भी क्या है? 110 से 120 डेसिबल की ध्वनि उत्पन्न होती है। वहीं जेट विमान जो है, जेट विमान जब उड़ती है तो 140 से 150 डेसिबल की ध्वनि उत्पन्न करती है। मशीन गन 170 डेसिबल की ध्वनि उत्पन्न करती है और मिसाइल जो छूटता है उसमें 180 डेसिबल की ध्वनि उत्पन्न होती है। फिर से इसको देख लीजिए एक बार। साधारण बातचीत 30 से 60 डेसिबल, गुस्से में बातचीत 70 से 80 डेसिबल, ट्रक या मोटरसाइकिल के जब चलती है तो 90 से 95 डेसिबल, कारखाना 100 से 110 डेसिबल, ऑर्केस्ट्रा 110 से 120 डेसिबल, सायरन 110 से 120, जेट विमान 140 से 150, मशीन गन 170 और मिसाइल 180 डेसिबल की ध्वनि उत्पन्न करती है। WHO के अनुसार 45 डेसिबल की ध्वनि मानव स्वास्थ्य के लिए सर्वोत्तम है। कितना? 45 डेसिबल। WHO ने मानक निर्धारित किया है कि 45 डेसिबल की ध्वनि जो है मानव स्वास्थ्य के लिए उत्तम है। और वही है 75 डेसिबल से ऊपर की ध्वनि मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माना जाता है। यानी कि 45 तक सर्वोत्तम है, 45 से 75 तक ठीक ठाक है, और 75 से ऊपर जैसे ही होने लगता है तो यह मानव स्वास्थ्य के लिए क्या है? हानिकारक है। प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता और परावर्तक सतह के बीच की कितनी दूरी होनी चाहिए? कम से कम 17 मीटर की दूरी होनी चाहिए। श्रोता और परावर्तक सतह के बीच की न्यूनतम दूरी 17 मीटर की होनी चाहिए। परावर्तन के कारण हमें ध्वनि सुनाई देती है। हमें ध्वनि कैसे सुनाई देती है? परावर्तन के कारण। विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल भिन्न भिन्न होती है। विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल भिन्न भिन्न होती है। आज का 10वां प्रश्न है, ध्वनि की चाल माध्यम के किन गुणों पर निर्भर करती है? ध्वनि की चाल माध्यम के किस गुणों पर निर्भर करती है? तो इसका सही आंसर है आपका माध्य की प्रकृति और तापमान पर। माध्यम की प्रकृति और तापमान पर। ध्वनि की चाल माध्यम के किन गुणों पर निर्भर करता है? माध्यम की प्रकृति और चाल पर। ऑप्शन डी सही है। ध्वनि की चाल माध्यम की प्रकृति एवं तापमान दोनों पर निर्भर करती है। ध्वनि की चाल क्या है? माध्यम के तापमान एवं प्रकृति दोनों पर निर्भर करती है। ध्वनि की चाल ठोस माध्यम में सर्वाधिक होती है। किसमें? ठोस में सबसे अधिक होती है। ध्वनि की चाल सबसे ज़्यादा ठोस में, उसके बाद द्रव्य में तथा सबसे कम गैस में होती है। ध्वनि की चाल सबसे ज़्यादा ठोस में, ठोस के बाद द्रव्य और उसके बाद गैस में होती है। ध्वनि निर्वात में गमन नहीं करती है। ध्वनि निर्वात में गमन नहीं कर सकती है। जहाँ वायु नहीं रहेगा ध्वनि वहाँ गमन नहीं कर सकती है। ध्वनि क्या है? अनुदैर्घ्य तरंग है। ध्वनि की चाल माध्यम की प्रत्यास्थता एवं घनत्व पर निर्भर करता है। ध्वनि की चाल माध्यम की प्रत्यास्थता एवं घनत्व पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? प्रकृति तापमान पर निर्भर करता है, प्रत्यास्थता एवं घनत्व पर भी निर्भर करता है। आज का 11वां प्रश्न है, सीटी स्कैन करने में प्रयोग में लाई जाती है। सीटी स्कैन करने में प्रयोग में कौन सी लाई जाती है किरणें? एक्स किरणें। ऑप्शन डी सही है, एक्स किरणें प्रयोग में लाई जाती है। सीटी स्कैन या कंप्यूटेड टोमोग्राफी। सीटी स्कैन इसी का फुल फॉर्म है कंप्यूटेड टोमोग्राफी। एक विशेष एक्सरे तकनीक है जिसके द्वारा शरीर के आंतरिक अंगों को देखा जा सकता है एवं रोगों का पता लगाया जा सकता है।
सीटी स्कैन या कंप्यूटर टोमोग्राफी एक क्या है? विशेष एक्सरे तकनीक है जिसके द्वारा शरीर के आंतरिक अंगों को देखा जा सकता है एवं रोगों का पता लगाया जा सकता है। सीटी स्कैन करने में एक्स किरणें प्रयोग में लाई जाती है। सीटी स्कैन का फुल फॉर्म क्या है? कंप्यूटेड टोमोग्राफी। सीटी स्कैन का फुल फॉर्म कंप्यूटेड टोमोग्राफी। आगे बढ़ते हैं। आज का 12वां प्रश्न है, डॉपलर प्रभाव के अनुसार जब स्रोत प्रेक्षक की ओर चलता है तो वह, डॉपलर प्रभाव के अनुसार जब स्रोत प्रेक्षक की ओर चलता है तो वह क्या होता है? ऑप्शन बी सही है, स्रोत से ज्यादा आवृत्ति मापता है। स्रोत से ज्यादा आवृत्ति मापता है। डॉपलर प्रभाव के अनुसार जब स्रोत प्रेक्षक की ओर चलता है तो वह स्रोत से ज्यादा आवृत्ति मापता है। ऑस्ट्रिया के वैज्ञानिक डॉपलर ने ध्वनि एवं प्रकाश की आवृत्ति पर आपेक्षिक गति के कारण पड़ने वाले प्रभाव के बारे में सर्वप्रथम अध्ययन किया था। ऑस्ट्रिया के वैज्ञानिक किसने? डॉपलर ने ध्वनि एवं प्रकाश की आवृत्ति पर आपेक्षिक गति के कारण पड़ने वाले प्रभाव को सर्वप्रथम अध्ययन किया था। डॉपलर के अनुसार स्रोत एवं श्रोता के बीच आपेक्षिक गति के कारण उसके आवृत्ति में कमी या वृद्धि होती है, इसे डॉपलर प्रभाव कहते हैं। इसको फिर से देखिए। डॉपलर के अनुसार स्रोत एवं श्रोता के बीच आपेक्षिक गति के कारण उसके आवृत्ति में कमी या वृद्धि होती है, इसे डॉपलर प्रभाव कहते हैं। जब स्रोत एवं श्रोता एक दूसरे की ओर समान वेग से गतिमान हो, दूसरे की ओर एकदम समान वेग से गतिमान हो, स्रोत एवं श्रोता समकोणिक हो, स्रोत एवं श्रोता विरामावस्था में हो, तो डॉपलर का प्रभाव नहीं काम करता है। कहाँ नहीं? 3 केस में नहीं दिया गया है। पहला, स्रोत एवं श्रोता एक दूसरे के समान गति से गतिमान हो, स्रोत एवं श्रोता समकोणिक अवस्था में हो, और स्रोत एवं श्रोता विरामावस्था में हो, तो वहां डॉपलर का प्रभाव कार्य नहीं करता है। आज का 13वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा किसी ध्वनि तरंग के प्रति इकाई समय में किए गए दोलनों की संख्या है? कौन सी किसी ध्वनि तरंग के प्रति इकाई समय में किए गए दोलनों की संख्या है? इसका सही आंसर है आपका आवृत्ति। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, आवृत्ति। वीडियो अगर पसंद आ रहा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। इसी तरह से हम लोग कंटिन्यू रहेंगे। तो अगर पसंद आ रहा हो तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें। ध्वनि तरंग के प्रति इकाई समय में किए गए दोलनों की संख्या को क्या कहते हैं? आवृत्ति कहते हैं। ध्वनि तरंग के प्रति इकाई समय में किए गए दोलनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। आवृत्ति का SI मात्रक हर्ट्ज जो होता है। ध्वनि तरंग के एक संपूर्ण दोलन में लगने वाला समय आवर्तकाल कहलाता है। ध्वनि तरंग के एक संपूर्ण दोलन में लगने वाला समय क्या कहलाता है? आवर्तकाल कहलाता है। आज का अगला प्रश्न है, रेडियो द्वारा उत्पादित ध्वनि किससे बढ़ती है? रेडियो द्वारा उत्पादित ध्वनि बढ़ती है, आयाम बढ़ने से बढ़ती है। क्या होता है? रेडियो द्वारा उत्पादित ध्वनि आयाम बढ़ने से बढ़ती है। रेडियो द्वारा उत्पन्न ध्वनि की तीव्रता आयाम के वर्ग का समानुपाती होता है। किसके? रेडियो द्वारा उत्पन्न ध्वनि तीव्रता आयाम के वर्ग का समानुपाती होता है। दोलन करने वाली वस्तु अपनी साम्य स्थिति के किसी भी ओर जितनी अधिक से अधिक दूरी तक जाती है उस दूरी को दोलन का आयाम कहते हैं। दोलन करने वाली वस्तु अपनी साम्य स्थिति की किसी भी ओर जितनी अधिक से अधिक दूरी तक जाती है उस दूरी को दोलन का आयाम कहते हैं। लघु रेडियो तरंगों की खोज किसने की थी? हेनरिक हर्ट्ज ने। लघु रेडियो तरंगों की खोज हेनरिक हर्ट्ज ने की थी। आज का 15वां प्रश्न है, ध्वनि का वेग वायु में अनुमानतः है। ध्वनि का वेग वायु में अनुमानतः है कितना है? 330 मीटर प्रति सेकेंड। 330 मीटर प्रति सेकेंड। ध्रुवण घटना ध्वनि तरंगों द्वारा प्रदर्शित नहीं की जा सकती है। ध्रुवण घटना किसके द्वारा प्रदर्शित नहीं की जा सकती है? ध्वनि तरंगों द्वारा। वहीं ध्रुवण घटना प्रकाश तरंगों में प्रदर्शित की जा सकती है। ध्रुवण की घटना ध्वनि तरंग में नहीं, जबकि प्रकाश तरंग में प्रदर्शित की जा सकती है। आगे देखिए, शुष्क वायु में जो है ध्वनि की चाल, इसको हम लोग देखेंगे। यहाँ पे चाल है और ये माध्यम है। तो शुष्क वायु में ध्वनि की चाल कितनी है? 332 मीटर प्रति सेकेंड। शुष्क वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकेंड। वहीं वाष्प है, वाष्प में 405 मीटर प्रति सेकेंड है। वाष्प में ध्वनि की चाल 405 मीटर
जो है प्रति सेकेंड। इसको याद करने का कंसेप्ट ये है कि सबसे ज़्यादा ठोस में होती है और उसके बाद द्रव में, तब लास्ट में जो है गैस में सबसे कम होती है। हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन में कितना है 1269 मीटर प्रति सेकेंड। हाइड्रोजन में जो है ध्वनि का चाल कितना है 1269 मीटर प्रति सेकेंड। जबकि जल में जो है, जल में ध्वनि का वेग क्या है 1450 मीटर प्रति सेकेंड। लोहा में 5100 मीटर प्रति सेकेंड। एल्युमिनियम में सबसे हाईएस्ट कितना है 6420 मीटर प्रति सेकेंड। और कार्बन डाइऑक्साइड में 260 मीटर प्रति सेकेंड। तो इसको याद करने का वही तरीका है, सबसे कम सबसे ज़्यादा का ख्याल रख करके। सबसे ज़्यादा कम जो है गैस में होती है, गैस में कार्बन डाइऑक्साइड में 260 है, शुष्क वायु में 332 है, वाष्प में 405 है, हाइड्रोजन में 1269 मीटर प्रति सेकेंड, जल में 1450 और लोहा में 5100 मीटर प्रति सेकेंड, एल्युमिनियम में 6420 मीटर प्रति सेकेंड होती है। तो अब हम लोग देखेंगे जो महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो वहाँ 15 प्रश्न में नहीं आया है और जिसका संभावना है कि नेक्स्ट एग्जाम में पूछे जाए, प्रबल संभावना है, उन्हीं प्रश्नों को यहाँ लिया गया है। तो इसको फटाफट 2 मिनट में हम लोग देख लेंगे। महत्वपूर्ण फैक्ट जो है, दूरदर्शन प्रसारण में चित्र संदेशों का संचरण होता है किसके द्वारा? आयाम मॉड्यूलन के द्वारा। दूरदर्शन प्रसारण में चित्र संदेशों का संचरण होता है आयाम मॉड्यूलन द्वारा। जब टीवी का स्विच ऑन किया जाता है जब टीवी का स्विच ऑन किया जाता है तो श्रव्य और दृश्य दोनों एक साथ शुरू होते हैं। श्रव्य तरंगे और दृश्य तरंगे क्या होते हैं? दोनों एक साथ शुरू होते हैं। टेलीविजन प्रसारण में श्रव्य संकेतों को प्रेषित करने के लिए प्रयुक्त तकनीक है। कौन सी तकनीक प्रयुक्त होती है? आवृत्ति आरोपण। कौन सी तकनीक? आवृत्ति आरोपण। ध्वनि का वेग सर्वाधिक किसमें होता है? धातु में। ध्वनि का वेग सर्वाधिक धातु में होता है। चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते हैं क्यों नहीं सुन सकते हैं? क्योंकि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। हृदय अपश्रव्य आवृत्ति का कंपन करता है। हृदय क्या है? अपश्रव्य आवृत्ति। अपश्रव्य क्या है? 60 डेसिबल से कम है, 60 हर्ट्ज जिससे कम है अपश्रव्य ध्वनि। डेसिबल नहीं, इसको हर्ट्ज समझिए। हृदय जो है 60 हर्ट्ज से कम की ध्वनि उत्पन्न करता है, इसलिए इसे अपश्रव्य आवृत्ति कहते हैं। पाराध्वनिक जेट उड़ान के कारण नुकसान होता है। पाराध्वनिक जेट की उड़ान के कारण नुकसान होता है किसको? ओजोन परत को। ओजोन परत को नुकसान होता है। आंतों के रोग के निदान के लिए प्रयोग में लाया जाता है किसको? आंतों के निदान के प्रयोग में लाया जाता है एक्स किरणों को। एफएम प्रसारण सेवा में प्रयुक्त होने वाली आवृत्ति बैंड का प्रास होता है। एफएम प्रसारण सेवा में प्रयुक्त होने वाली आवृत्ति बैंड का प्रास कितना होता है? 88 से 108 मेगाहर्ट्ज। 88 से 108 मेगाहर्ट्ज। ये वीडियो का लास्ट स्लाइड है, इसके बाद हम लोग वीडियो समाप्त करेंगे। तो वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक ज़रूर करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। चलिए अगला देख लेते हैं। दूरसंचार के लिए प्रयुक्त तरंगे हैं। क्या है? माइक्रोवेव। दूरसंचार के लिए प्रयुक्त तरंगे माइक्रोवेव है। एक रडार जो शत्रु के वायुयान की उपस्थिति का पता लगाता है वो प्रयोग करता है किसका प्रयोग करता है? रेडियो तरंगों का। एक रडार जो शत्रु के वायुयान की उपस्थिति का पता लगाता है क्या प्रयोग करता है? रेडियो तरंग का। क्रिस्टल की संरचना जानने के लिए प्रयोग में लाया जाता है किसको? एक्स किरणों को। क्रिस्टल की संरचना जानने के लिए एक्स किरणों को प्रयोग में लाया जाता है। दो उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को कहते हैं, क्या कहते हैं? तरंग दैर्घ्य कहते हैं। दो उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को तरंग दैर्घ्य कहते हैं। कॉस्मिक किरणें हैं। कॉस्मिक किरणें क्या है? आवेशित कण है। रेडियो तरंगों के विक्षेपण के लिए उत्तरदायी है। रेडियो तरंगों के विक्षेपण के लिए उत्तरदायी है आयन मंडल। बेतार के तार का संपर्क पृथ्वी के धरातल को परावर्तित किया जाता है। बेतार के तार का संपर्क पृथ्वी के धरातल को परावर्तित किया जाता है किसके द्वारा? आयनोस्फीयर के द्वारा। आयनोस्फीयर के द्वारा बेतार के तार का संपर्क पृथ्वी के धरातल को परावर्तित किया जाता है आयनोस्फीयर द्वारा। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।